वेलकम वंस अगेन। हम लोगों ने ब्लड में 3 पार्ट्स पढ़े थे। 3 वीडियोस के माध्यम से हमने कुछ बातें करी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उस एग्ज़ाम में बायोलॉजी आ रही है तो वहाँ से ब्लड से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत रहते हैं। ब्लड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिका। इंसान के अंदर क्लोज्ड सिस्टम होता है और इंसेक्ट्स के अंदर ओपन सिस्टम होता है। ऐसे प्राणियों में जिनमें क्लोज्ड सिस्टम होगा सर्कुलेशन का, उनमें ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड का बहाव होता है, ब्लड फ्लो होता है और हार्ट ब्लड को पंप करता है। जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से, रक्तवाहिकाओं के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज तक ब्लड पहुंचता है। लेकिन अगर किसी में ओपन सिस्टम है सर्कुलेशन का, परिसंचरण का, तो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, डायरेक्टली ब्लड भरा होता है, सारे टिश्यूज उसमें डूबे रहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा पहला वैज्ञानिक था जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया? अगर आपको पता है आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा, मैं चेक करूंगा। तो भैया ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में ब्लड सेल्स होंगी, जैसे आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगी। तो आपके सामने जो ये लाल कलर की मैं सेल्स ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी। यस, दिस इज आरबीसी। और जो ब्लैक कलर की सेल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज डब्ल्यूबीसी। आरबीसी ज्यादा होती हैं एज कंपेरिजन टू डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत कम होती हैं कंपेरिजन टू आरबीसी। और कुछ प्लेटलेट्स भी होती हैं ब्लड में। इसे हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। हमें यहां पे बात करना है शेप और साइज के बारे में। देखिए, आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है इरेगुलर होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं और ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटिक होती हैं वो अपना आकार बदलती रहती हैं। शेप किसका होता है? आरबीसी का, बाइकॉनकेव होता है। अच्छा, बाइकॉनकेव का मतलब क्या है? बाइकॉनकेव का मतलब यह है, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, जो हमने पढ़े थे क्लास 12th में, 10th में, तो आप बोलेंगे जनरली, सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। राइट। अब इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स को हिंदी में हम उत्तल लेंस कहते हैं और कॉनकेव को हिंदी में हम अवतल लेंस कहते हैं। इन लेंस का डायग्राम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दिखते कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं,
ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और ये लेंस कॉनकेव लेंस है। डिफरेंस क्या है इनमें? कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर का भाग होता है वो बाहर की ओर निकला रहता है और जो किनारे होते हैं वो अंदर की ओर दबे रहते हैं। कॉनकेव में उल्टा होता है। कॉनकेव में जो सेंटर का भाग होता है, मिडल पोर्शन होता है, वो अंदर की ओर दबा होता है और जो किनारे होते हैं वो बाहर की ओर निकले होते हैं। अगर मैं बोलूं बाई कॉनकेव लेंस आपने कभी देखा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल देखा होगा। बाई कॉनकेव का मतलब क्या होगा? दोनों तरफ से, यानी ये है बाई कॉनकेव लेंस, यानी ये इस तरफ से भी अंदर की ओर दबा हुआ है और इस तरफ से भी अंदर की ओर दबा हुआ है। बाई कॉनकेव शेप किसका होता है? आरबीसी का होता है। जैसे अगर मैं आरबीसी को यहां पे ड्रॉ करूं, दिस इज आरबीसी, तो ये कुछ इस तरीके से अपने शेप में आती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे ये दोनों तरफ से अंदर की ओर दबी हुई है सेंटर से और किनारों से बाहर की ओर निकली हुई है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव। तो याद रखिएगा, आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है। अब बात करते हैं हम इनके साइज के बारे में। इनका जो साइज वो कैसा होता है? आप इमेज में देख रहे हैं कि आरबीसी स्मॉलर होती हैं, छोटी होती हैं देन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो इसमें अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो इन 5 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो यू विल से मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल, और जो डब्ल्यूबीसी होती है। ब्लड सेल्स हम आगे पढ़ेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में विशेष रूप से, और वहां हम जानेंगे कि प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, इनका काम क्या होता है। अभी कम से कम 4 या 5 पार्ट और बनेंगे और उन पार्ट्स में हम पूरी कंप्लीट बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में और ब्लड ग्रुप्स के बारे में। किस तरीके से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, किस तरीके से ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ये होते क्या हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, किस तरीके से डोनर और रिसीवर होते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, किस तरीके से डिफाइन होता है, ये सारी बात समझेंगे इसमें हम, इसके आगे वाले पार्ट्स में, आने वाले पार्ट्स में। हमने शेप और साइज की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं ब्लड प्लाज्मा की, क्योंकि इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। और जैसा हम जानते हैं कि पूरे ब्लड में 55% पार्ट प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग जो पार्ट है वो ब्लड सेल्स होता है, और उसमें आरबीसीज सबसे ज़्यादा होते हैं और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। आगे हम बात करेंगे विस्तार से। प्लाज्मा के अंतर्गत हम बात करेंगे वाटर, सॉलिड्स और गैसेस के बारे में। प्लाज्मा में लगभग 92% वाटर होता है। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स को हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में कि कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोचिन। फिर हम बात करेंगे फैट में, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल सिक्रेशंस के बारे में कि कौन कौन से इंटरनल सिक्रेशंस होते हैं जो प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं। वहाँ हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में। तो प्लाज्मा के अंतर्गत नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे अमाइलेज, प्रोटीएज, एस्ट्रेज, इन सभी एंजाइम्स के बारे में।
उसके बाद हम बात करेंगे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस के बारे में जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिन, क्रिएटिनिन इत्यादि। और फिर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में जिसके अंतर्गत कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं हम चार्ट में कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर ब्लड का फ्लो चार्ट बना हुआ है। ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। प्लाज्मा में वाटर होता है, सॉलिड्स होते हैं, गैसेस होती हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स को हम सेल फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो पूरे ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा होता है, लगभग 55% पार्ट प्लाज्मा का होता है। रिमेनिंग पार्ट ब्लड सेल्स का होता है, लेकिन ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है? आरबीसी का होता है, और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का। प्लाज्मा में लगभग 92% पानी होता है, जल होता है। सॉलिड्स की बात करें तो लगभग 6 to 8% सॉलिड्स होते हैं और रिमेनिंग गैसें होती हैं। सॉलिड्स में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में कि हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, ये 3 प्रोटीन्स होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फैट की बात करें, ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट फैट्स होते हैं प्लाज्मा में। उसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ग्लूकोज होता है। अगर हम बात करें कि हमारे आंतरिक श्रावण में क्या क्या होता है, यानी इंटरनल सिक्रेशंस से कौन कौन चीज़ें होती हैं, तो हार्मोन्स होते हैं प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। एंजाइम्स की बात करें तो लाइपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, एस्टरेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। इसके अलावा और भी एंजाइम्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स की, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रेटिन और क्रिएटिनिन पाए जाते हैं। इसमें से जितने इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे एग्जाम के लिए हैं उनकी हम बात विशेष रूप से करेंगे। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करेंगे हम कि द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन क्या क्या होता है। प्लस हम बात करेंगे कुछ फैट के बारे में, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सभी को पता है ग्लूकोज क्या होता है। और हार्मोन्स की हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की। बाकी हम बात करेंगे पाचन में, डाइजेशन में, जैसे एंजाइम्स की बात करेंगे हम डाइजेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हिस्सा हैं। इसकी बात मैं करूंगा अगले वीडियो में। और उसके अलावा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रेटिन और क्रिएटिनिन की बात करूंगा मैं आने वाले वीडियोस के अंतर्गत। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्लाज्मा। अब बात हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लाज्मा कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, कॉपर, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं।